मैं धर्मेंद्र चौधरी डीसी मैथ्स पॉइंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेट थ्योरी पार्ट 2 लेकर चलेंगे। कल हमने यानी पिछले वीडियो में हमने सेट थ्योरी की जो थ्योरी थी, जो उसका सिद्धांत था, कुछ सब जो सेट थे, सब सेट वगैरह कुछ डेफिनेशन थी, कुछ फॉर्मूलेज थे, उनको हमने डिराइव किया था, देखा था। आज हम यहाँ कुछ समस्या लेकर आए हैं, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समस्त कक्षा 11 के स्टूडेंट और जो कक्षा 11 के साथ साथ फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स डिफाइन एज, यानी यदि ए और बी कोई दो समुच्चय इस प्रकार परिभाषित है कि ए जो सेट है वो है एक्स वाई, सच दैट वाई इक्वल e की पावर x एंड x बिलोंग टू r, यानी जहां x वास्तविक संख्या है। दूसरा सेट जो है वो है y इक्वल x, जहां x कोई वास्तविक संख्या है। तब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, यहां पर कोई भी आपको एक वास्तविक संख्या लेकर के काम करना है, आपको देखना है कि क्या निकल के आता है। देखिए, मैं एक बार यहाँ 0 पुटअप करने की कोशिश करता हूं, यानी x बराबर 0 पर, भाई समस्त वास्तविक संख्या है तो मैं 0 को ही देख लेता हूं। x बराबर 0 पर मेरे को ये वैल्यू क्या देता है, ये वैल्यू देगा मेरे को 1। ए सेट क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। और जो बी सेट है वो मेरे को क्या वैल्यू देगा, यहां से मेरे को वैल्यू देगा, ये आपका क्या वैल्यू दे रहा है, y बराबर 1 e की पावर 0 यानी 1, और ये जो बी सेट है ये मेरे को वैल्यू दे रहा है 0। क्या कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी हम वास्तविक संख्या रखें तो इन दोनों सेटों में कोई कॉमन पार्ट नहीं आएगा। या फिर इसको हम ऐसे देख लें, आपको पता है जब हम इस y बराबर e की पावर x का यानी चरघातांक के रूप में ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि ये आपका x बराबर 0 मान लेते हैं, यहां आपका 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं। जब मैं यहाँ x बराबर 0 पुटअप करूंगा तो मेरे को y का क्या वैल्यू मिलेगा, x बराबर 0 है, 1 है तो e की पावर 0 मिलेगा। दूसरी बात, यदि मैं x बराबर 0 पुटअप करना चाहूं तो क्या मिलेगा, ये 1 आपका इधर होगा। यदि मैं 0 पुटअप करना चाहूं तो 1 प्राप्त होगा। कहने का मतलब आपका ये वक्र इस प्रकार से आएगा और ये जो है ये एक मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगी। ये आपका बी सेट को शो कर रहा है ये डायग्राम, यानी ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है, और ये आपका चरघातांक के समीकरण है। क्या दोनों एक दूसरे को कभी टच करेंगे, ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, यानी इनमें कोई कुछ चीज कॉमन नहीं होगी। तो जब कॉमन नहीं होगी तो न तो ए बी का सबसेट होगा, न बी ए का सबसेट होगा, और दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये आने से रहा। तो क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है। हम जानते हैं कि चरघातांक के जो फलन होता है उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, और ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है, तो इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, अतः आपका सी ऑप्शन यहां सेटिस्फाई होता है। आगे चलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल 4 की पावर n-3n-1 सच दैट n बिलोंग टू कैपिटल N, यानी आपका एक x सेट इस प्रकार से है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, जहां ये जो n है वो कोई नेचुरल नंबर है। साथ में जो y सेट है वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, इसमें जो एलिमेंट आएंगे इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, और जहां n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है।
तब आपको x यूनियन y ज्ञात करना है, यानी x और y का यूनियन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहां x सेट देखते हैं। यदि मैं x इक्वल 0 पुट, सॉरी नेचुरल नंबर है तो 1 पुट करता हूं, तो 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, कुल मिला के क्या आया 4 माइनस 3, 1 माइनस 1 0 आया, तो यहां भाई साहब 0 आ गया। जब मैं यहां 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए 2 की पावर, सॉरी 4 की पावर 2 16, 16 माइनस 6 10, 10 माइनस 1 9 मिला। इसी प्रकार यदि मैं 3 रखता हूं तो 4 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 3 माइनस 1 बराबर, देखिए 4 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे 64, 64 माइनस का 9 और माइनस का 1, कितना बचा भाई 54 बच गया। क्लियर? तो आपके पास ये मिला। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से ये सेट मिलेगा आपको। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको दोबारा देख लीजिए, 64 माइनस 9 माइनस 1 यानी 54 बनेगा, 54 लिख दिया। इस प्रकार से और भी कई एलिमेंट इसमें आने वाले हैं। अब हम y सेट को देखते हैं। सेकंड y सेट को देखें तो n इक्वल 1 पुट करूंगा तो 0, यदि मैं n इक्वल 2 पुट कर दूं तो 9, यदि 3 पुट करूं तो 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 9 18, इस प्रकार से यानी 9 का टेबल मिल गया, 9 के मल्टीपल मिल गए। यहां अब हम दोनों का यूनियन करें, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो देखिए 0 आना ही है, दोनों में 9 आना ही है, 18 भी आएगा, क्योंकि यूनियन करेंगे तो यूनियन करेंगे यानी x यूनियन y यदि यहां पर करते हैं तो कौन सब, यानी ये x सेट के सभी अवयव y सेट में आपको दिखाई दे रहे हैं, x सेट के सभी अवयव y सेट में दिखाई दे रहे हैं, यानी बड़े वाला कौन है, y वाला है, तो y आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका इसका बी ऑप्शन सेटिस्फाई होता है। उतार लीजिए, हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि यदि n ऑफ u इक्वल 700, n of a equal 200, n of b equal 300 and n of a intersection b equal 100, देन आपको a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए भाई, आपको पिछले वीडियो में डी मॉर्गन नियम बताया था। डी मॉर्गन नियम आपको कहता है कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये होता है u माइनस a यूनियन b। ओके, तो यहां पर नंबर पूछ रहा है तो यहां n लगा दीजिए आप, यहां पर भी n लगा दीजिए, यहां पर भी n लगा दीजिए और यहां पर भी n लगा दीजिए। क्या मिला भाई, n ऑफ u कैपिटल A माइनस, अब यहां पर आपके पास a यूनियन b का मान कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, a का दिया हुआ है, b का दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, लेकिन आप एक फॉर्मूला जानते हो, वो क्या है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n ऑफ u का वैल्यू कितना है 700, पुट अप कर दिया, माइनस n ऑफ a का वैल्यू कितना है 200, n ऑफ b का कितना है 300, इंटरसेक्शन ये कितना है 100, तो क्या आया आपको, ये मिला, ये कितना 500, 500 में से 100 गया 400, तो ये आपका हो गया 700 माइनस 400 बराबर 300। तो क्या आना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आना है 300। सी ऑप्शन सेटिस्फाई होता है यहां। आगे चलते हैं, यह बोल रहा है कि एक कोई शहर है, चौथा क्वेश्चन है कि कोई एक शहर है
उस शहर में समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों पर सर्वे किया गया है। पर्सन लिखना चाहो तो लिख लीजिए। एक शहर में समाचार पत्र पढ़ने वाले 10,000 लोगों पर 10,000 लोगों पर सर्वे किया गया। 10,000 लोगों पर सर्वे किया गया। उनमें से ए प्रकार का समाचार पत्र 40%, उनमें से ए प्रकार का समाचार पत्र 40%, बी प्रकार का समाचार पत्र 20%, सी प्रकार का समाचार पत्र 10%, और ए और बी प्रकार का समाचार पत्र 5%, बी और सी प्रकार का समाचार पत्र 3%, और ए और सी प्रकार का समाचार पत्र 4% लोग पढ़ते हैं। साथ ही तीनों प्रकार के समाचार पत्र 2% लोग पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि केवल ए प्रकार का समाचार पत्र कितने लोग पढ़ते हैं। देखिए भाई, कल मैंने आपको केवल के लिए फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको केवल के लिए फॉर्मूला बताया था, जब 3 सेट हो तो केवल n of a minus n of a intersection b minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c, n of a minus n of a intersection b minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c। यहां पर n of a का वैल्यू आपके सामने पड़ा है। यहां ये प्रतिशत में दिए हुए हैं, आप इसको प्रतिशत में ही वैल्यू पुट अप कर दीजिए। लास्ट में जाके उनको जो सॉल्यूशन चाहिए वो लास्ट में अपने आप मिल जाएगा। तो आप यहां क्या करोगे, प्रतिशत में ही रख दीजिए। ये n of a का वैल्यू है, तो n of a 40 है, माइनस दोनों ए और बी का इंटरसेक्शन ये 5 है, ए और सी का इंटरसेक्शन 4 है, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन 2 है। भाई कुल मिला के कितना मिला आपको, 40 में से 5 गया 35, 35 में से 4 गया 31, 31 में 2 जुड़ा 33, यानी 33% लोग केवल ए प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्योंकि कुल जो पब्लिक है वो कितनी है, 10,000। तो केवल ए प्रकार का समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग कितने हो जाएंगे भाई, 10,000 का 33%, 2 0 से 2 0 गया, 3300 बंदे जो हैं वो केवल ए प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आपका 3 नंबर का प्रॉब्लम हो चुका है, 4 नंबर का भी हो चुका है। 5 नंबर का ये इसको भी मैं हटा देता हूं। 5 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी नगर की जनसंख्या का, प्रश्न लिख लीजिए, किसी नगर की जनसंख्या का 20% कार से यात्रा करते हैं, 50% बस से यात्रा करते हैं, और बस और कार दोनों से यात्रा करने वाले लोग 10% है। तो आप
बस या कार से यात्रा करने वाले लोगों का प्रतिशत बताइए। दोबारा सुन लीजिए। एक कोई जनसंख्या है, उस पर सर्वे किया गया कि कार से 20% लोग यात्रा करते हैं, बस से 50% लोग यात्रा करते हैं, बस और कार दोनों से 10% लोग यात्रा करते हैं। आपको पूछ रहा है कि बस और कार से यात्रा करने वाले लोग कितने होंगे, और आपके पास ऑप्शन है 80%, 40%, 70%, और 80 दो बार दे दिया गया। एक ऑप्शन आपका इसमें है 70% और एक है 60%। 60% एक है, 80, 40, 70, 60। क्या करें? देखिए, आपको बस अथवा कार से यात्रा करने वाले पूछ रहा है। बस अथवा कार से, जब अथवा का नाम आता है तो यूनियन ज्ञात किया जाता है, और जब और का नाम आता है तो इंटरसेक्शन ज्ञात किया जाता है। तो देखिए भाई, हम जानते हैं कि एन ऑफ बी यूनियन सी जो होता है वो होता है एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर वैल्यूज अपने पास जो है उनको सीधा आप पुटअप कर दीजिए। तो एन ऑफ बी कितना है? 50 है। एन ऑफ सी कितना है? 20 है। और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 10 है। तो कितना हो गया? 70-60% आ गया। कितना आ गया? 60% आ गया। इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। वो कैसे? यह आपके पास दो सर्कल है, जो कि एक आपका बस को शो कर रहा है, दूसरा कार को शो कर रहा है। कार से यात्रा करने वाले 20% 20% बच्चे हैं, 20% बंदे हैं, और बस से यात्रा करने वाले 50 है, और कार से यात्रा करने वाले 20 है, और दोनों से यात्रा करने वाले 10 है। अब आपको ये पूछ रहा है कि या तो बस से या क्या कार से यात्रा करने वाले, यानी यूनियन पूछ रहा है। दोनों सर्किल का वैल्यू चाहिए। तो दोनों सर्किल का यदि देखें तो 50, 20, 70 हो गया। अब इसमें 10 पहले ही काउंट हो चुका है, इसमें वापस भाई 50 में 10 भी शामिल है, इस 20 में ये 10 भी शामिल है, यानी 10 दो बार शामिल हो रहा है। तो 50, 10, 70, 70, 50, 20, 70, 70 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा? वही आपका 60। तो 60% बंदे ये है। चलो आगे चलते हैं। इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहो तो, या वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। किसी कक्षा में 55 छात्रों में से, यानी कुल जो छात्र, टोटल जो छात्र है वो 55 है। देख लीजिए, किसी कक्षा में 55 छात्रों में से 23 छात्र मैथ पढ़ते हैं, 24 फिजिक्स पढ़ते हैं, 19 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 12 गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, और 9 बंदे जो है वो गणित और रसायन पढ़ते हैं, और 7 जो है फिजिक्स और रसायन पढ़ते हैं, और 4 बंदे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आपको केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। दोबारा सुन लीजिए। एक कक्षा है, उसमें टोटल है 55 छात्र। उन 55 में से 23 छात्र गणित पढ़ते हैं, 24 छात्र फिजिक्स पढ़ते हैं, 19 छात्र केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और गणित और फिजिक्स पढ़ने वाले 12 है, गणित और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 9 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 7 है, और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले 4 है। तो आपको वो पूछ रहा है कि केवल एक प्रकार का सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने बंदे होंगे। केवल एक का मतलब है कि केवल गणित कितने पढ़ते हैं, केवल फिजिक्स कितने पढ़ते हैं, और केवल केमिस्ट्री कितने पढ़ते हैं, यानी तीनों के केवल निकाल करके जोड़ लेंगे। अभी आपको केवल का फॉर्मूला बताया था, तो केवल मैथ निकालिए, केवल फिजिक्स निकालिए, केवल केमिस्ट्री निकालिए, और उन तीनों को जोड़ दीजिए। या फिर आप इसको यदि वेन डायग्राम से करना चाहो तो और भी अच्छी बात है।
मैं बना रहा हूं वेन डायग्राम। ये मेरा मैथ्स है, ये मेरा फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है। मैथ्स में बंदे हैं 23, फिजिक्स में है 24, केमिस्ट्री में है 19। और मैथ और फिजिक्स, देखिए मैथ और फिजिक्स का कॉमन भाग कौन सा है? मैथ और फिजिक्स दोनों का कॉमन भाग ये जो आपको एक लेंस के रूप में दिखाई दे रहा है वो है। तो यानी ये जो पार्ट आपको कर्व के रूप में दो कर्वों से बना हुआ घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका एम और पी है। तो भाई ये कितना है? 12 है। इसी प्रकार मैथ और केमिस्ट्री का कौन सा हो गया? ये हो गया, कितना है? 9 है। इसी प्रकार फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना हो गया? ये 7 है। और फिर तीनों में जो कॉमन है वो देखिए, ये बीच वाला भाग 4 है। ठीक है, आपको ये बोल रहा है कि केवल एक प्रकार का विषय पढ़ने वाले कितने बंदे हैं। तो भाई साहब सबसे पहले केवल मैथ देख लीजिए। देखिए क्या करोगे, एक तो इस चीज को देखिए, ये इसका वैल्यू कितना है? 12 है। और इसका वैल्यू कितना है? 9 है। अब आप देख रहे हो कि इसमें 4 शामिल है, इसमें भी 4 शामिल है। तो क्यों मैं यहां इस 23 में से यानी केवल मैथ देख रहा हूं, केवल n ऑफ m, तो ये 23 माइनस 12 माइनस 9 प्लस 4, क्योंकि एक बार 4 इसमें से घट गया, इस 12 में पहले काउंट हो चुका, इसमें यानी इस 12 में भी 4 है और इस 9 में भी 4 है। तो 4 2 बार घट रहा है, 2 बार घट रहा है, इसलिए एक बार वापस जोड़ दिया। तो आपका क्या हो गया? माइनस का कितना हो गया? माइनस का हो गया 12 9 21, 23 में से 21 गया 2, 2 प्लस 4 बराबर 6। दोबारा देख लीजिए, 12 9 21, 23 में से 21 गया 2, 2 और 4 6। तो केवल मैथ पढ़ने वाले 6 बंदे हैं। इसी प्रकार केवल फिजिक्स का देख लीजिए, केवल फिजिक्स देख लीजिए कितने हैं? 24। 24 में से 12 एक घटेगा, 7 एक घटेगा, 4 जुड़ जाएगा। 12 एक घटेगा, 7 एक घटेगा, 4 जुड़ जाएगा। कितना हो गया भाई? 12 और 7 19। 24 में से 19 गया 5, 5 प्लस 4 बराबर 9 बंदे होंगे। और फिर आप केवल केमिस्ट्री देखिए, केवल केमिस्ट्री देखोगे तो 19 बंदे हैं टोटल। इनमें से 9 ये चला जाएगा, 7 ये चला जाएगा, 4 वापस जुड़ जाएगा। कितने हो गए भाई? 19 में से 9 गए 10, 10 में से 7 गया 3 और 3 में 4 जुड़ गया 7। दोबारा देख लीजिए, 19 में से 9 गया 10, 10 में से 7 गया 3, 3 4 7। अब इनको जोड़ दीजिए, 9 और 6 15, 15 और 7 22। टोटल कितने हो गए? 22 बंदे हो गए। आपके पास ऑप्शन भी है कि 6 बंदे होंगे। पहला ऑप्शन आपके पास है 6 बंदे होंगे, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 9 बंदे होंगे, तीसरा ऑप्शन है 7 बंदे होंगे और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इनमें से कोई नहीं, यानी आपके यहां 22 बंदे आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी ये कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया? ये 6 नंबर का हो गया क्या? ये 7 नंबर का देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी एंड सी आर 3 sets, then A क्रॉस B यूनियन C क्या होगा? पहला ऑप्शन आपके पास है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। दूसरा ऑप्शन आपके पास है A यूनियन B क्रॉस A यूनियन C। तीसरा ऑप्शन आपके पास है A क्रॉस B इंटरसेक्शन
ए क्रॉस सी। और चौथा ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो करते हैं कौन सा आता है। देखिए सिंपल सी बात है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक का गुणा होगा बी से। देखिए एक सेकंड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं, एक ए यूनियन बी लिखते हैं नहीं, फिर ये चिन्ह लगाते हैं, फिर इस कोष्टक में क्या लिखेंगे, ए यूनियन सी लिखते हैं ना, यानी वितरण नियम बताया था। सेम ऐसा ही है, यहां वितरण नियम लगाओ, ए गुणा में बी। देखो यहां जो चिन्ह है वो यहां आता है, तो मैंने यहां लिख दिया। इस कोष्टक में क्या आना है, यहां देखो ए है, यहां क्या है, ए और सी का यूनियन, तो ए क्रॉस सी। और ये जो चिन्ह बीच में जो चिन्ह आता है वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो यहां बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है, यहां यूनियन आ रहा है। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आपका पहला ही ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि ए और बी दो सेटों में, यदि ए व बी दो सेटों में, सेट्स में 99 एलिमेंट, 99 अवयव कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए प्रत्येक में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या होगी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है उनकी संख्या क्या होगी। यानी भाई साहब ये पूछ रहा है एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एन ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो संख्या होने वाली है वो आपकी होने वाली है, यानी इस प्रकार का जो भी फॉर्मूला होता है, यानी ए और बी कोई दो सेट आपको दिए हुए हैं, तब उनके क्रॉस में, यानी ए क्रॉस बी में बी क्रॉस ए में कितने अवयव उभयनिष्ठ होंगे वो आपके होंगे। या ऐसा ले लीजिए कि कोई दो सेट है, आप नोट लगा के लिख लीजिए। चलो मैं बोल देता हूं, यदि ए व बी में, यदि ए व बी सेट में एन अवयव उभयनिष्ठ है, यदि ए व बी सेट में एन अवयव उभयनिष्ठ है, तब एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एन ऑफ बी क्रॉस ए में जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे वो एन स्क्वायर होंगे। कितने अवयव होंगे, एन स्क्वायर अवयव उभयनिष्ठ होंगे। दोबारा समझ लीजिए, ये एक फॉर्मूला है कि यदि ए और बी दो सेट में आपके पास एन अवयव उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, यानी ए और बी में, यानी यदि आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ बी बराबर एन है, बराबर एन है, यानी एन अवयव उभयनिष्ठ है, तो यदि इनमें एन अवयव उभयनिष्ठ है तो इनका जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो सीधी सी बात है एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एन ऑफ बी क्रॉस एन ऑफ ए, यही तो होगा। तो एन ऑफ ये कितने हो गए, एन गुणा एन इंटरसेक्शन एन गुणा एन, यानी एन स्क्वायर में इंटरसेक्शन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटरसेक्शन एन स्क्वायर यानी एन स्क्वायर, यानी कुल आपके पास कितने अवयव उभयनिष्ठ होंगे, एन स्क्वायर। यहां एन की जगह 99 है, तो यहां पर आपके पास उभयनिष्ठ अवयव कितने होने हैं, 99 गुणा 99
यानी 99 का वर्ग। आपके पास ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन इसका लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 2 की घात 99 होगा, बी ऑप्शन 99 की घात 2 होगा, सी ऑप्शन 100 होगा, डी ऑप्शन आपका है 18 होगा और ई ऑप्शन आपको दिया गया है 9 होगा। यदि समस्या समझ में नहीं आई तो इसको ढंग से दोबारा देख लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि n ऑफ ए इंटरसेक्शन n ऑफ बी में n अवयव उभयनिष्ठ है, तब आपका n ऑफ ए गुणा बी इंटरसेक्शन n ऑफ बी गुणा ए में कितने अवयव उभयनिष्ठ होंगे। तो इनके अवयव फॉर्मूला याद रखो। इस तरह से आपके कितने अवयव उभयनिष्ठ होंगे, n स्क्वायर, और n स्क्वायर अवयव उभयनिष्ठ होंगे तो सीधा फॉर्मूले से अपना उत्तर आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। 8 प्रॉब्लम आपकी हो चुकी है, 9वां प्रॉब्लम आपके सामने आने वाला है। दिल थाम के देखिए। 9 नंबर का जो समस्या है वो है, देखिए, यदि ए बी, इफ ए बी एंड सी आर 3 sets, then a minus b union b minus a इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है a यूनियन b माइनस b, बी ऑप्शन आपके पास है a माइनस a इंटरसेक्शन b, सी ऑप्शन आपके सामने है a इंटरसेक्शन b माइनस a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, और आपके पास जो डी ऑप्शन होने वाला है वो है a इंटरसेक्शन b यूनियन a यूनियन b। तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आने वाला है वो देखिए। क्या कह रहा है कि आपके पास 3 सेट है, ए बी और सी। कितने सेट है, 3 सेट है, और आपको इसके बराबर पूछ रहा है। भाई जो वेन डायग्राम मैंने कल बताया था कि वेन डायग्राम बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आपके लिए, तो वेन डायग्राम बना लीजिए। ये लो आपका ए सेट, ये लो आपका बी सेट, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा बना दूं, ये लो आपका बी। तो अपना ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट। अब हमें पूछ रहा है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां निकाल लेता हूं a माइनस बी, यानी a में से b को हटा दो। a में से b को हटाएंगे तो क्या बच गया भाई, इसको मैं लाइनर कर देता हूं। ओके, और फिर है b माइनस ए, इस b में से a को हटा दीजिए तो जो बचे उसको डॉट डॉट कर दीजिए ये। अब आपको कह रहा है कि इस लाइनर और डॉटेड का यूनियन, लाइनर और डॉटेड का यूनियन करोगे तो इस बीच वाले उभयनिष्ठ भाग को छोड़ करके आपका सब कुछ आ जाएगा। तो अब देखिए कि पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है आपको कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी दोनों सर्कल का यूनियन माइनस बी, दोनों सर्कल के यूनियन में से बी को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये लाइनर भाग मिलेगा, यानी ए ऑप्शन में केवल ए मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल ए। दूसरा कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है बीच वाला जो कॉमन भाग है इसको आप ए में से घटा दो, बी ऑप्शन बोल रहा है। बी में से घटाओगे तो आपको केवल वही लाइनर पार्ट यानी केवल ए मिला। सी ऑप्शन आपके पास है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी करो तो दोनों डॉटेड दोनों सर्कल का योग हो गया, दोनों सर्कल पूरे के पूरे हो गए।
इनमें से बीच वाला पार्ट घटा दो, तो क्या मिला आपको? दोनों सर्कल ए यूनियन बी, दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट ये हटा दो, क्योंकि माइनस करना है ना। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? यही मिलेगा, मिलेगा नहीं? तो आपका सी ऑप्शन इस प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए इक्वल एबीसी, बी इक्वल बीसीडी और सी इक्वल एडीसी, देन पहला ऑप्शन आपको, सॉरी, देन आपको पूछ रहा है ए माइनस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है ए सी, दूसरा ऑप्शन है ए डी, पहला ऑप्शन ए सी ए डी और दूसरा बी ऑप्शन जो आपके पास है ये है, और सी ऑप्शन जो आपके पास बनने वाला है ये बनने वाला है, और डी ऑप्शन जो आपके पास बनने वाला है वो ये बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम a माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां a माइनस बी क्या मिलेगा भाई? a माइनस बी, a में से b की अवयव हटा दो। कल यही तो बताया था, जो पिछला वीडियो था उसमें यही तो बताया था कि a माइनस बी कैसे ज्ञात करते हैं। a में से b की अवयव घटा दो, तो a में से b के घटाओगे, देख लेना, a माइनस बी ये रहा, a में से b के अवयव हटा दो, a में से b के अवयव कौन से है? b और c है क्या? तो क्या मिला? a मिला। और फिर आपको क्या कह रहा है? b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c, तो b इंटरसेक्शन c में आपको क्या मिलने वाला है वो देखिए। b इंटरसेक्शन c में यानी b और c के उभयनिष्ठ पार्ट, यानी आपका d और c आ रहा है इसमें, तो c और d हटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई? सॉरी, सी और डी दोनों में, तो ये आपका बी इंटरसेक्शन सी यानी सी और डी हो गया। इसको मैं एक्स सेट मान लेता हूं, इसको वाई सेट मान लेता हूं। अब मेरे को क्या करना है? एक्स क्रॉस वाई करना है। कल जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां हमने दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, वो चलो आज देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई दो सेट ए एंड बी है, तब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी द्वारा बताया जाएगा, और ये जो होगा वो क्या होगा? ये कर्मित युग्म के रूप में होगा। ए क्रॉस बी कर्मित युग्म के रूप में होगा। इस कर्मित युग्म का पहला अवयव ए सेट का अवयव होगा और दूसरा अवयव बी सेट का अवयव होगा। सच दैट ए बिलोंग टू ए सेट, बी बिलोंग टू बी सेट। माना ए और बी कोई दो सेट है, तब दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तिक गुणा उन दो एक कर्मित युग्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका प्रथम अवयव प्रथम सेट का अवयव होगा और द्वितीय अवयव द्वितीय सेट का अवयव होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। साथ में यदि आपको ये दिया हुआ है कि ए सेट की कोटि m है और बी सेट की कोटि n है, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर जो नया सेट आपके पास जनरेट हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर जो नया सेट आपके पास जनरेट हुआ है उसकी कोटि m mn होगी, m गुणा n होगी, ध्यान रखना। तो चलो करते हैं। गुणा करने का तरीका समझ में आ गया होगा। जैसे मैं यहां करूं, इसका x गुणा y करूंगा, तो a सेट गुणा x सेट गुणा y सेट, ये लो, यानी कर्मित युग्म में प्रथम सेट का पहला अवयव होना चाहिए और दूसरा अवयव दूसरे सेट से।
यानी कहने का मतलब है ए का सी के साथ गुणा करके लिख दिया और ए का डी के साथ गुणा करके लिख दिया। ये ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन आपका कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो आपका ए ऑप्शन यहां सेटिस्फाई हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है यदि if A set has P element and B set has Q element, then how many element in A cross B? यदि A सेट में P अवयव है तो A सेट की कोटि P हो गई, B सेट में Q अवयव है तो B सेट की कोटि Q हो गई। तब ये बोल रहा है कि A क्रॉस B करने पर उसमें कितने अवयव होंगे। तो A क्रॉस B करने पर अभी अभी बताया था कि Mn कोटि होती है तो यहां पर PQ हो जाएगी। तो ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि ए सेट आपको दे दिया 1 2 ए बी सेट दे दिया सी डी, सी सेट दे दिया डी ई, देन आपको बोल रहा है कि ए सी ए डी बी सी बी डी बीई इसके बराबर क्या होना है। ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी। और डी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। चलो चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज दे रखी है उस पर गौर फरमाइए। ए सेट ये है, बी सेट ये है, सी सेट ये है और आपको इसके बारे में पूछा है कि ये दिए गए सेटों की कौन सी संक्रिया है। ठीक है, पहली बात जो ये आपको गिवन है इसको देखते ही ये पता चल रहा है कि यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, गुणा हो रहा है दो सेटों का गुणा हो रहा है। तो भाई साहब इसमें क्या ए ऑप्शन में कोई गुणा है? नहीं है। तो ये गया पानी लेने। क्या बी ऑप्शन में है? नो, ये भी गया। अब आपके पास ऑप्शन बचे सी और डी। तो सी और डी को देखना है। आप यदि इसको ढंग से देखते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको प्रथम अवयव ए और बी मिलता है। अभी आपने यहां बोला था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर, कार्तिकीय गुणा करने पर क्या मिलता है? प्रथम अवयव प्रथम सेट का होता है। प्रथम अवयव प्रथम सेट का होता है। तो क्लियर है कि यहां ए और बी प्रथम सेट के होंगे यानी ए सेट के होंगे। तो ए क्रॉस भाई ए सेट के अवयव होंगे। एक सेकेंड, क्या मिल रहा है? हाँ, प्रथम सेट ए बी तो है, ए बी, तो ए सेट हो गया गुणा। भाई इसके आधार पे देख रहा हूं मैं, तो प्रथम अवयव के आधार पे एग्जामिन कर रहा हूं। प्रथम अवयव आपका ए और बी है जो कि ए सेट का है, तो ए कर दिया। अब इसमें क्या है? सी डी और ई, यानी सी डी और ई आ रहा है। सी देखिए यदि मैं यहां से सेट बना लू, एक सेकेंड, प्रथम अवयवों का यदि सेट बनाऊं तो ये मिला मेरे को, द्वितीय अवयवों का सेट बनाऊं तो सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया। तो ए बी तो क्या है? ए सेट है, यानी ये गुणा है, इन दो सेटों का गुणा है। क्यों? क्लियर है ना भाई? इन दो सेटों का गुणा होगा कि नहीं होगा? ये प्रत्येक कर्मिक युग्म में से प्रथम अवयव उठा लिया, ये हुआ, फिर द्वितीय अवयव उठाया, ये हुआ। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये चीज होनी चाहिए। तो ये तो ए सेट है, इसकी जगह तो ए लिख दूं मैं। क्रॉस सी और सी डी ई क्या है? सी डी ई क्या है? सी डी ई
यहां से कैसे मिलेगा आपको? जब दोनों का यूनियन करोगे तभी तो मिलेगा। तो इसको मैं क्या ये लिख दूं, क्या बी यूनियन सी। तो क्या सी ऑप्शन सीधा ही आपको मिला कि नहीं मिला? तो इस प्रकार से ये आपका जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन आपका आने वाला है आपके सामने। ये कह रहा है कि यदि पी क्यू आर ए के उपसमुच्चय, इफ पी क्यू एंड आर आर subsets of A, then R cross P complement यूनियन Q complement का complement इक्वल क्या होगा? पहला ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है नन ऑफ दीज। चलो करते हैं कुछ। देखिए, सबसे पहले मैं जो मेरे को दिया हुआ है उसको लिखता हूं, एक सेकेंड। आप लोगों का ये तो डिमॉर्गन पढ़ने तो पढ़ा ही है। जब आप इनका कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे, यानी ए डैश ए यूनियन बी का होल डैश होता है, तो आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो यही आता है, वही वापस आ जाता है। तो चलो चलते हैं, करते हैं। क्यों आ जाता है ये और देख लीजिए, क्योंकि ए डैश बराबर यू माइनस ए होता है। अब ए डैश का डैश करेंगे तो यू माइनस ए हो गया क्या? ठीक है, इसको भी मान लीजिए, तो ये हो गया क्या? और ये क्या हुआ? ये हो गया यू माइनस यू प्लस ए हो गया, वापस ए आ जाता है। तो यही बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का चिन्ह हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, इंटरसेक्शन का चिन्ह हो जाएगा। और ये लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन आर क्रॉस क्यू। भाई साहब कौन सा है वो देख लीजिए। आर क्रॉस पी ये रहा, आर क्रॉस क्यू ये रहा, आर क्रॉस क्यू आर क्रॉस पी ये रहा। देखिए देखिए, इंटरसेक्शन तो है आर क्रॉस पी। क्या मिला आपको? आर क्रॉस पी, ये आर क्रॉस पी, ठीक है, और आर क्रॉस क्यू मिल रहा है। दूसरा और देखिए क्या, आर क्रॉस क्यू आर क्रॉस पी, ये भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब फिर दोनों ऑप्शन हो गए, ए और बी दोनों इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ए और बी दोनों ऑप्शन आपके इसके हो गए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, कल जो जब सेट थ्योरी हम पढ़ा रहे थे तो वहां एक मिस्टेक हो गई थी, वो आपको बता दूं। मिस्टेक क्या हो गई थी? मिस्टेक अपना जो
गुण रूप था, मैंने आपको बताया था कि जो रिक्त सेट होता है उसका गुण रूप फाइ से डिनोट होता है। सॉरी, ये फाइ से डिनोट नहीं होता, गुण रूप में रिक्त सेट को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है एक्स स्टेट एक्स नॉट इक्वल एक्स, एक्स स्टेट एक्स नॉट इक्वल एक्स। तो ये तो संभव ही नहीं है कि एक्स एक्स के बराबर न होता है सीधे, तो यहां नॉट इक्वल कर दिया तो इसका मतलब ये रिक्त है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये गुण रूप होता है, और जो ये आपका ये जो दोनों है ये आपके रोस्टर रूप में ही काउंट होते हैं। ठीक है, ये रोस्टर रूप है, गुण रूप कल मैंने ये बता दिया था आपको गुण रूप, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ये आपके दोनों रोस्टर रूप में ही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन है वो ये है कि गुण या निर्माण रूप में, लिख लीजिए, गुण या निर्माण रूप में, गुण या निर्माण रूप में रिक्त समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है। गुण या निर्माण रूप में रिक्त समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन है फाइ, तीसरा ऑप्शन है एक्स सच दैट एक्स इक्वल एक्स, और डी ऑप्शन आपके सामने है एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल एक्स। ये तो इसमें तो एक्स बराबर एक्स होता है, ये तो इसमें कोई खाली थोड़ी जाएगा, खाली तो ये जाएगा, इसमें नहीं होता ये। तो आपका डी ऑप्शन हमेशा ध्यान रखिए, गुण रूप को शो करता है। तो ये आपका 14 हो गया। 15 क्वेश्चन है आपका कि ये सेट है कोई एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल एक्स प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। क्या करता है? पहला ऑप्शन है आपका इसको, बी ऑप्शन है इसको, सी ऑप्शन है इसको, और डी ऑप्शन है इसको। तो क्या है ये रिक्त सेट का गुण रूप है, तो ये रिक्त सेट ये बीत होता है। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन सरल होता है। यहां से आगे देखिए, देखिए आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन है, इफ क्यू इक्वल, क्यू कोई सेट है, एक्स स्टेट एक्स इक्वल 1 बाई वाई, वेयर वाई बिलोंग टू कैपिटल एन, देन पहला ऑप्शन है 0 बिलोंग करेगा क्यू में, बी 1 बिलोंग करेगा क्यू में, सी 2 बिलोंग करेगा क्यू में, और डी 2/3 बिलोंग करेगा क्यू में। क्या कह रहा है भाई कि यदि आप y एक नेचुरल नंबर रखो तो यहां से क्या चीज निकल के आएगी, यहां से क्या चीज निकल के आएगी। एक सेकंड में इसको ऐसा ले लेता हूं, ओके। अब आप मेरे को बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन, इसको ऑप्शन से कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन रखने पर आपके पास y नेचुरल नंबर बना रहेगा। क्या आप 0 रखोगे तो क्या नेचुरल रहेगा? 1/0 बनेगा, इंफिनिटी, सेट बना ही नहीं, यानी सेट है ही नहीं। सेट का ही अवयव ले रहा हूं मैं, सेट का अवयव ले रहा हूं। ये कह रहा है कि 0 सेट का अवयव होगा, 1 सेट का अवयव होगा, 2 सेट का अवयव होगा, या 2/3 सेट का अवयव होगा। कौन सा सेट का अवयव यहां होगा? तो मैं यहां ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसका उल्टा लेके चल रहा हूं, इस x को नीचे दे रहा हूं, तो y बराबर 1/x हो गया। अब मैं जो दिए हुए अवयव है x ही तो है, x सेट का अवयव ही तो है, यानी x बिलोंग टू q है। तो x जो है उसको मैं यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन 4 अवयव, उनको चेक करूंगा मैं कि ये अवयव यहां रखने पर क्या y नेचुरल नंबर बना रहता है। तो 0 रखा तो अपरिभाषित हुआ, तो क्या हुआ? ये नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, क्या 1 यानी 1/1 बराबर 1 क्या ये नेचुरल नंबर है?
which is belong to n. So this is your solution. Next, if we check C option, then we find y equal 1 by 2, which is not belong to n, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है. सेकंड, x put x value 2 by 3, then we find this 3 by 2 not belong to n. तो क्या हुआ, यानी ये रखने पर भी आपका जो y है नेचुरल नंबर नहीं रह पाता, ये रखने पर नेचुरल नंबर रहता है, ये रखने पर भी नहीं रहता. तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया. आगे देखिए क्वेश्चन 17. क्वेश्चन जो है वो क्या है, 17 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय अन्य का उपसमुच्चय होगा. निम्न में से कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अन्य सेट का सबसेट होगा. दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा सेट अन्य सभी का सबसेट होगा. पहला ऑप्शन आपके सामने है 1 2 3 4 डॉट डॉट. बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अन्य सभी का, कौन सा सेट है जो अन्य सभी का सबसेट है. तो भाई साहब ये तो अन्य, क्या इसका सबसेट है, नहीं हो सकता. क्या ये इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, नहीं हो सकता. कहने का मतलब आपको मैंने सीधा बताया था कि फाई जो है वो फाई यहां उपस्थित है, रिक्त सेट है, और रिक्त सेट सबसेट का सबसेट होता है. तो आपका डी ऑप्शन हो गया, आपका डी ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्या हुआ, 17 हो गया. 18 जो क्वेश्चन है वो आपका है, लेट s इक्वल 0 1 5 4 7, then how many subset of s. यानी यदि s सेट ये है तो आप ये बताइए कि s के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी. पहला ऑप्शन आपके पास है 15, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है आपके पास 40 और डी ऑप्शन आपके पास है 20. सीधी सी बात है भाई, एस सेट दिया हुआ है, इस सेट में कितने अवयव है, 5. आपको पूछ रहा है कि इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी. आपको यहां अवयवों से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा क्या अवयव है, आपको तो टोटल नंबर देखना है. तो 5 अवयव है, यानी सेट एस की कोटि 5 है, सेट एस की कोटि 5 है. तो यहां पर आपके उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की घात 5. 2 की घात 5 यानी कितने हो गए भाई, 32. तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया. क्लियर. 2 की पावर 5 इक्वल 32, 5 अवयव इसमें. ओके. नेक्स्ट 19 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है. कोई सेट है 1 2 3 4, इसमें सभी के सभी नॉन इम्पिटी सबसेटों की संख्या होगी. It's all non-empty subsets number are given. यानी इसके सभी उपसमुच्चय जो होंगे, इसके सभी अरिक्त उपसमुच्चय जो होंगे वो कितने होंगे. अरिक्त यानी जो खाली नहीं है. आप जानते हो टोटल जो होते हैं 2 की घात n होते हैं, यानी 2 की घात 1 2 4 16 तो सभी उपसमुच्चय हो गए. इनमें से जो रिक्त है, रिक्त कौन है, 5 यानी 1 है, तो 15 हो गए.
तो 15 अरिक्त समुच्चय हो गए। तो कभी भी कोई प्रश्न पूछे कि अरिक्त समुच्चय की संख्या कितनी है, तो कुल में से एक कम कर दीजिए, वो आपकी अरिक्त समुच्चय की संख्या हो जाएगी। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 15, दूसरा ऑप्शन आपका है 16, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 17। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्वेंटी नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका है सेट ए इस प्रकार है, सेट ए इस प्रकार है कि ए यूनियन 1 2 बराबर 1 2 3 5 9, तब ए बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है 2 3 5, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 3 5 9 और सी ऑप्शन आपके सामने है 1 2 5 9 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो भाई क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है कि ए और इस सेट का यूनियन करने पर ये आता है, तो इनमें से ऑप्शन उठा के देख लो। इस ऑप्शन को उठा के देखेंगे तो क्या ये प्राप्त हो पाएगा यूनियन करने पर, नहीं। क्या इसको, तो 1 2 तो इसमें है, अब 3 5 9 और मिल जाए, 3 5 9 बी सेट, बी ऑप्शन हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 जो है वो क्या कह रहा है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी है तब निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा। देन पहला ऑप्शन आपका है ए इज सबसेट ऑफ बी, बी ऑप्शन है बी इज सबसेट ऑफ ए, सी ऑप्शन है ए इक्वल 5 और डी ऑप्शन है बी इक्वल 5। यानी कौन सा ऑप्शन बनने जा रहा है। ए और बी का इंटरसेक्शन लेने पर बी उभयनिष्ठ आता है। कहने का मतलब भाई बड़ा कौन, इंटरसेक्शन में हमेशा जो मान होता है वो छोटे वाले के बराबर या उससे कम होते हैं। यानी एक सेट की कोटि 10 है, एक की 5 है, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 कोटि वाला आएगा नहीं आएगा। यदि उभयनिष्ठ 5 कम से कम 5 अवयव आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 अवयव आ सकते हैं। एक में 10 अवयव है, एक में 5 अवयव है, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसमें जो एलिमेंट आएंगे 5 ही आ सकते हैं। कम से कम कितना भी हो सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता, ये भी हो सकता है। कम से कम मिनिमम इसमें 0 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 ही होगा। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी करने पर बी आ रहा है, यानी छोटा कौन सा हुआ बी, बड़ा कौन सा है ए। तो क्लियरली है कि बी जो है ए का सबसेट है, बी ऑप्शन होगा। आगे नेक्स्ट 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ये बोल रहा है कि यदि A and B are two sets, then A union B equal A intersection B if and only if। पहला ऑप्शन A is superset of B, B is superset of A और A equal B और D है none of these। क्या कह रहा है कि A और B कोई दो सेट है तब A यूनियन B बराबर है A इंटरसेक्शन B। ये कब होगा, ये भाई क्लियर है,
यूनियन और इंटरसेक्शन कब होगा? यूनियन और इंटरसेक्शन केवल उसी कंडीशन में बराबर हो सकता है जब दोनों सेट आपस में बराबर हो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब ए, यदि ये ऑप्शन पर हम गौर कर रहे हैं तो यहां बी बड़ा है, जब यूनियन करेंगे तो मैक्सिमम अवयव कितने होंगे? मैक्सिमम यानी सॉरी मिनिमम अवयव कितने होंगे? बी सेट के बराबर होंगे या नहीं होंगे? यानी अधिकतम होंगे यूनियन करने पर। इंटरसेक्शन करने पर जो छोटे से छोटा है उससे भी कम हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन गया, ये गया, ये रहा। इसी प्रकार आपका 23 जो क्वेश्चन है वो है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन फर्स्ट ऑप्शन आपका है ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सी ऑप्शन आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए यूनियन बी, और डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। यानी ए और बी कोई दो सेट है, तब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा। ए यूनियन बी, आपको पता है कि कोई दो सेट है ए और बी, तब ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम अवयव आएंगे, कम से कम अवयव आएंगे, ठीक है, और ए यूनियन बी में मैक्सिमम अवयव आएंगे। फॉर एग्जांपल ए सेट आपके पास है 1 2 और बी जो ये है वो है 2 3। बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 2, एक अवयव आया। और ए यूनियन बी करके बताओ 1 2 3। तो ज्यादा कौन सी? यूनियन में यूनियन वाला बड़ा होता है और इंटरसेक्शन वाला छोटा होता है। तो ऑलवेज क्या ए यूनियन बी सबसेट हो सकता है इसका इंटरसेक्शन बी का? नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है। ये बराबर कब होगा? ये तो बराबर तब होगा जब ए बराबर बी हो, ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये आपका हो सकता है बी ऑप्शन। चलो 23 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का देखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी इक्वल क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है बी, बी ऑप्शन आपके सामने है ए माइनस बी, सी ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी, और डी ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये चीज है, एक चीज आपको मैं बता दूं कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको ये लिखा जा सकता है, नोट लगा के लिख लीजिएगा। माइनस का चिन्ह इंटरसेक्शन से यदि हम चेंज कर दें तो जो घट रहा है वो सेट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, चलो करते हैं इसको। यदि मैं करूं तो ए, इसकी जगह चिन्ह लगा लू किसका? चलो एक बार तो माइनस का ही रहने देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी डेस हुआ नहीं हुआ? क्या हुआ? ये हुआ। इस माइनस को चेंज कर दिया इंटरसेक्शन से, तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया। अब मैं इस माइनस को और चेंज करने जा रहा हूं तो ए, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डेस का कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब डी मॉर्गन नियम से हम जानते हैं, दिखाई तो दे रहा है, ए डेस यूनियन बी डेस का डेस, और आप जानते हो
कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का डैश करेंगे तो क्या होगा, बी आएगा। अब इसको कीजिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, खोल दिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट करोगे 5 आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कोई ऑप्शन है कि नहीं है, आपका सी ऑप्शन है। तो ये सी ऑप्शन आपका हो जाता है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। कल हम और लेके आएंगे। यदि आपके पास कोई सेट थ्योरी का कोई प्रॉब्लम जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में जा करके आप क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा। थैंक्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी सोच के साथ विदा लेते हैं। कल नए वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।